हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज मैं साइंस मैथ वाले जो अभ्यर्थी नीट के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए मैं छोटा सा एक साइंस का वीडियो लेके आया हूँ। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसमें लगभग 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ और साथ में पूरी व्याख्या भी साथ में रहेगी। अपने ध्यान से देखेंगे इन क्वेश्चनों को। आप ये समझिए कि 10 क्वेश्चन नहीं है, कम से कम 100 क्वेश्चन तैयार होंगे आज आपके साइंस के इस वीडियो के माध्यम से। और वीडियो ज़्यादा बड़ा भी नहीं होने वाला, ओनली 20 मिनट का वीडियो होगा। आप इसे ज़रूर देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसका यहाँ पर, कपास के रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं। ये रीड के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम जो लगेगी उसके लिए भी आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो देखो, कपास के जो रेशे होते हैं ना, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो ये बीजावरण से प्राप्त होते हैं, है ना। ये हमें बीजावरण से प्राप्त होते हैं। आंसर तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बीजावरण। अब देखो अपन व्याख्या देखते हैं नीचे कि ये बीजावरण क्या है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, कपास के रेशे के संदर्भ में आपको कुछ जानकारी दी हुई है। यह एक अत्यंत नरम, फूला हुआ, अत्यंत लंबाई का रेशा है जो एक सुरक्षात्मक कैप्सूल यानी कि गेंद जैसी संरचना में बढ़ता है, जो कि मालवेसी वंश में गोसिपियम प्रजाति के कपास के पौधे के बीज के आसपास होता है। कपास के रेशे लगभग शुद्ध सेलुलोज के समान होते हैं, ठीक है। यानी कि कपास के रेशों में सबसे ज़्यादा मात्रा सेलुलोज की पाई जाती है। प्राकृतिक परिस्थितियों में, पॉइंट नंबर 2 है, प्राकृतिक परिस्थितियों में कपास की के गोलकों में बीजों के फैलाव में वृद्धि होगी। यह बाह्य त्वचीय बीज आवरण से उत्पादित एक बीज रोम रेशा है। ये रेशे तने रोम, मूल रोम या कपास के पौधे की पत्ती से प्राप्त नहीं होते। कपास तंत्र दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में के लिए मूल निवासी हैं, जिसमें अमेरिका हो गया, मिस्र हो गया, अफ्रीका और भारत जैसे देशों में कपास का उत्पादन होता है। जंगली कपास की प्रजातियों की सबसे बड़ी विविधता मैक्सिको में पाई जाती है। इसके बाद अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया का स्थान आता है। पुराने समय में कपास को स्वतंत्र रूप से पालतू बनाया गया था और नई दुनिया में बहुत विविध किया गया था। ये कुछ इसके बारे में वो व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अवायवीय श्वसन जो होता है उसका जो अंतिम उत्पाद बनता है ना, वो क्या बनता है। यानी कि ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, बिना ऑक्सीजन के भी ये श्वसन संपन्न होता है। ऐसे श्वसन को अपन अवायवीय श्वसन कहते हैं। और इनके अंदर इसका जो अंतिम उत्पाद बनता है ना, जैसे अपन खुद श्वास लेते हैं, ठीक है ना, तो अपन जो श्वास श्वसन की क्रिया करते हैं वो तो एक वायवीय श्वसन है, क्योंकि अपन ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में ये प्रोसेस होती है। और जो अपने श्वसन क्रिया के दौरान जो उत्पाद बनते हैं वो आप सबको पता है, ऊर्जा बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। तो उसी प्रकार से अवायवीय श्वसन के दौरान क्या क्या बनता है, तो वहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें एल्कोहल बनता है, एल्कोहल को शराब भी कह सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, ये बनता है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। व्याख्या है देखो, सभी जीवित कोशिकाओं की एक महत्वपूर्ण विशेषता श्वसन है, जो एटीपी के रूप में उपापचयी ऊर्जा की अवमुक्ति से संबंधित है। यानी कि एटीपी के रूप में ऊर्जा बाहर निकलती है जब श्वास लेते हैं। तो श्वसन एक उभयचरीय और बाह्य कोशिकीय प्रक्रिया है। श्वसन 2 प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो देखो, वायवीय श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन के उपयोग के साथ होने वाला श्वसन। इसमें क्या क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। जबकि अवायवीय श्वसन के अंदर ग्लूकोज से आपका एल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनती है। यानी कि इसमें अंतर क्या है, यहाँ पर जल नहीं बन रहा है, ठीक है ना। अवायवीय श्वसन में जल नहीं बनेगा, एल्कोहल का निर्माण होता है। यह आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर थोड़ी सी ये इसकी प्रोसेस भी दे रखी है अवायवीय श्वसन की, कि सबसे पहले ग्लूकोज जो है वो पायरुविक अम्ल में चेंज होता है और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। यह आपको छोटी सी प्रोसेस ध्यान में रखनी है, बाकी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ना। ये आपका क्रेब चक्र है, फर्मेंटेशन है। ये अवायवीय श्वसन के लिए देखो, ये थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको। देखो, ये तो है अनएरोबिक अवायवीय श्वसन और ये है वायवीय श्वसन। तो ये क्रेब चक्र कहलाता है और ये फर्मेंटेशन कहलाता है। तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड और एल्कोहल बनता है और वायवीय श्वसन के अंदर आपका
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी कि इसमें जो है जल, ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। एटीपी के 2 अणु ग्लूकोज के एक अणु के अवायवीय श्वसन द्वारा प्राप्त होते हैं। श्वसन एटीपी उत्पन्न करने के लिए आणविक ऑक्सीजन की सहायता से एक ग्लूकोज क्षरण तंत्र है, यानी कि ग्लूकोज क्षरण तंत्र का मतलब ग्लूकोज इसमें नष्ट होता है और एल्कोहल बनता है। इसके लिए ग्लाइकोल अपघटन और फास्फोरिलेशन दोनों की जरूरत होती है। ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज क्षरण का पहला कदम है, यानी कि पहली प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस है, जो ऑक्सीजन के अभाव के अंदर होता है और एक ग्लूकोज का अणु 2 पाइरूवेट अणुओं में चेंज होता है। इस चक्कर के दौरान 4 एटीपी ऊर्जा निकलती है। देखो एटीपी की फुल फॉर्म भी आप थोड़ा याद रखना, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है ना, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और 2 एटीपी अणु का व्यय किया जाता है, यानी कि 2 एटीपी अणु नष्ट होते हैं तो 4 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। आगे यहाँ पर देखो तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य कवक है, यानी कि ऐसा फंगस आपको बताना है जो खाद्य क्या हो, कवक हो, यानी कि जिसको खाया जाता है। तो वो आंसर हो जाएगा एगेरिक्स, ठीक है, एगेरिक्स इसका सही आंसर हो जाएगा। ये एगेरिक्स होता क्या है, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले तो R.H. व्हिटेकर, ये एक वैज्ञानिक थे जिसको पंच जगत अवधारणा दी थी इन्होंने, मतलब जीवों को 5 भागों में बांटा था। इस वर्गीकरण में परिभाषित 5 जगत का नाम ये है आपका, पहला जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमिलिया, यानी कि संसार के समस्त जीवों को व्हिटेकर ने 5 भागों में बांटा था। इसको पंच जगत अवधारणा कहते हैं। कवक परपोषी यूकैरियोटिक होते हैं। कवक जो होते हैं ये परपोषी होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब इनके अंदर ऐसी कोशिका पाई जाती है जिनके अंदर, कोशिका के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है ना, सेंटर है ना, वो केंद्रक मतलब न्यूक्लियस जो इसके अंदर पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, इस केंद्र के चारों ओर झिल्ली होती है ना, मतलब ऐसी कोशिकाओं को हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं जिनके केंद्र के चारों ओर झिल्ली होती है, ये आप याद रखें। तो जो कवक होता है ये परपोषी यूकैरियोटिक होते हैं, जो आमतौर पर तंतुमय होते हैं, काइटिन कोशिका की दीवार के साथ क्लोरोफिल से रहित होते हैं और बीजाणु पैदा करते हैं। कवक आकृति विज्ञान और आवास में एक महान विविधता दिखती है, यानी कवक बहुत प्रकार के पाए जाते हैं, इनमें अलग अलग विविधता ज़्यादा होती है। कवक सार्वलौकिक हैं, ये सभी जगह पाए जाते हैं, हवा, पानी, मिट्टी, जानवर, पौधे में होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एगरिस, ये जो आपका कवक है एगेरिक्स, ये खाद्य कवक होता है। इसके बारे में देखिए, ये आमतौर पर मशरूम के रूप में जाना जाता है, यानी जो अपने मशरूम आती है ना, उसको ही कहते हैं एगेरिक्स। मशरूम में प्रोटीन होता है, विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं। यह कवक का एक मांसल बीजाणुधारक शरीर है जो मनुष्यों द्वारा खाद्य सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। यह बेसिडोओमाइसेट्स वर्ग का कवक है। इसे वैज्ञानिक रूप में हम एगेरिक्स के नाम से जानते हैं। आगे और भी देख रखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए। क्रूसीफर का सफ़ेद जंग एल्बगो कैंडिडा नामक कवक के कारण होता है। पाइथियम तंबाकू और सब्जी फसलों में आर्द्र पतन की बीमारी का कारण बनता है। ये कुछ एडिशनल चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मानव शरीर में कितनी पनसलियाँ होती हैं? तो मानव शरीर में 12 जोड़ी पनसलियाँ होती हैं, जिनको हम 24 पनसलियाँ भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखो कुछ जानकारी एडिशनल है आपके लिए। पनसलिया कशेरुक स्तंभ और उरोस्ती के लिए एक पतली सपाट हड्डी से जुड़ा हुआ रहता है। इसकी सतह पर 2 मुख्य सतह होती हैं, इसलिए इसे बाइस्फिलिक कहा जाता है। पनसलियों की 12 जोड़ियाँ होती हैं, यानी 24 पनसलियाँ होती हैं। पनसलियों के पहले 7 जोड़े को सच्ची पनसलियाँ कहा जाता है। मुख्य पनसलियाँ है ना, सच्ची क्या, पृष्ठीय थोरेसिक कशेरुक से जुड़े होते हैं और उरोस्ती हिरलिन उपास्थि की मदद से जुड़ी हुई होती है। 8वीं, 9वीं और 10वीं की जोड़े स्टर्नम के साथ सीधे मुखर नहीं होते, लेकिन हाइलिन कार्टिलेज के 7वीं रिब से जुड़ने में मदद करते हैं। उन्हें कहा जाता है वर्टेब्रोन्ड्रन पनसलियाँ। ये थोड़ा सा आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब देखो, गाय की कौन सी ऐसी नस्ल है जिसका दोहरा उद्देश्य के लिए उसको पाला जाता है, यानी कि दूध के साथ और भी चीज़ें देती है वो, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा आपका थारपारकर नस्ल की जो गाय होती है, दोहरे उद्देश्य के लिए पाली जाती है।
ऐसा क्यों? तो देखो, इसकी उत्पत्ति पाकिस्तान के दक्षिणी पूर्व में सिंध थार पारकर जिले में हुई थी। इसे सफ़ेद सिंधी, ग्रे सिंधी, दारी थारी के नाम से जाना जाता है। थार पारकर मवेशी दोहरे उद्देश्य वाले जानवर हैं। इसका उपयोग दूध उत्पादन दोनों के लिए और एक मसौदा पशु के रूप में उपयोग करने के लिए किया जाता है। पहले बच्चे की उम्र 38 से 42 महीने और अंतर ब्याने की अवधि 430 से 460 दिनों के अंदर ये एक बार बच्चा को जन्म देती है। ये आगे गिर गाय के बारे में दे रखा है। गिर मवेशी भारत की महत्वपूर्ण डेयरी पशु नस्ल है। अपने दूध के देने के कौशल के लिए सबसे अच्छी तरह जानी जाती है, यानी कि गिर गाय का दूध ज़्यादा होता है इसके। सिंधी गाय इस नस्ल को लाल कराथी और सिंधी भी कहा जाता है। यह नस्ल ज़्यादातर पाकिस्तान के कराची और हैदराबाद में पाई जाती है। इस प्रकार की गाय की दूध की उपज 1100 से 2600 किलोग्राम हो सकती है और क्रॉस फीडिंग कार्यक्रमों में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। पहले बच्चे की उम्र दे रखी है ये, और यहाँ पर इसके बच्चा देने की उम्र भी ये दे रखी है। आगे आपको जर्सी गाय के बारे में बता रखा है। ब्रिटेन की जर्सी द्वीप पर, जर्सी द्वीप एक द्वीप का नाम है ब्रिटेन में। जर्सी विकसित सबसे छोटे प्रकार के डेयरी प्रकार के मवेशी हैं ये। भारत में इस नस्ल के अच्छी तरह से अनुकूल किया है और स्वदेशी गायों के साथ क्रॉस फीडिंग में व्यापक रूप से इसका भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की गायें 5.3% वसा होती है इनके दूध में और 15% SNF सॉलिड नोट फैट, है ना, सॉलिड नोट फैट के साथ दूध की किफ़ायती उत्पादक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है उसको हम लिगामेंट कहते हैं, अस्थिबंधन कहते हैं। यह आप याद रखना। एक तो होता है कंडरा, है ना, एक तो होता है कंडरा और एक होता है लिगामेंट। ये दोनों में अंतर याद रखना, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट पर्सन है। देखो, कंडरा तो अस्थि को उपास्थि से जोड़ता है, सॉरी, ये तो कंडरा होता है ना, ये तो अस्थि को मांसपेशी से जोड़ता है। और लिगामेंट होता है ना, ये एक हड्डी को, एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ता है। ये आप ध्यान रखें। लिगामेंट को ही अस्थिबंधन कहा जाता है। अस्थिबंधन या लिगामेंट एक रेशेदार संयोजी उत्तक के रूप में होता है जो हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। यहाँ पर आगे कुछ उत्तकों के बारे में दिया हुआ है, और तो आप इनको पढ़ लीजिएगा ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका और फिर अच्छे से पढ़ लें। देखो, आगे दिया गया है, अस्थि उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। कॉम्पैक्ट उत्तक, ये हड्डियों का सबसे कठिन और बाहरी उत्तक होता है। कर्कश उत्तक है, ये हड्डियों के अंदर स्पंज जैसा उत्तक होता है। और उपचंद्राल उत्तक होता है हड्डियों के सिरों पर चिकना उत्तक, जो दूसरे प्रकार के उत्तकों से ढका होता है, जिनको कार्टिलेज उपास्थि कहा जाता है। कार्टिलेज उपास्थि। ध्वनि तरंगों में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों में 10 मीटर की लंबाई में 20 संपीड़न और 20 विरलन, ये संपीड़न है, संपीड़न है ना, और 20 विरलन होते हैं। तरंगों की तरंग दैर्घ्य आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो आपकी तरंग दैर्घ्य आ जाएगी वो आ जाएगी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तरंग दैर्घ्य आपकी 50 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। देखो, यहाँ पर आपको दिया गया है कि संपीड़न तो है 20 और विरलन भी कितने हैं, 20। इस प्रकार यह है 20 तरंगे बनाता है, यानी कि 20 विरलन और 20 संपीड़न होंगे ना, तब 20 तरंगे बनेंगी। दी गई लंबाई 10 मीटर है ना, दी गई लंबाई जो 10 मीटर है उसको सेंटीमीटर में बदल लिया आपने, 1000 सेंटीमीटर। और v बराबर जो होता है ना तरंग दैर्घ्य का, जो आपका यहाँ पर आवृत्ति, v बराबर तरंग की आवृत्ति होती है। ये v बराबर f का मतलब होता है आपका फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा का मतलब होता है तरंग दैर्घ्य। सॉरी, v का मतलब तरंग का वेग, v का मतलब तरंग का वेग, f का मतलब फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति गुणा आपकी तरंग दैर्घ्य लैम्डा। तो यहाँ से आपको लैम्डा निकालना पड़ेगा, तो ऐप का भाग दे देंगे अपने वेग में। तो इस प्रकार 20 गुणा तरंग दैर्घ्य बराबर ये आपका 1000 से में आ गया, और इस प्रकार से 1000 में भाग लग जाएगा 20 का। ठीक है, ये ऑप्शन आपका वैसे ही हो जाएगा। एक ध्वनि के बारे में देखो, अच्छी चीज़ें दे रखी है। एक ध्वनि ऊर्जा का वह रूप है जो वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होता है। इसी वस्तु की कंपन तीव्रता से होती है और गति दूरी से होती है। ध्वनि तरंगों के कारण होने वाले माध्यम में उत्तेजना की वजह संपीड़न विरलताएं उत्पन्न होती हैं। ध्वनि तरंगें माध्यम के कणों के संपीड़न और विलयन के कारण फैलती हैं। एक संपीड़न और एक विलयन क्रिया एक तरंग दैर्घ्य बनाती है, एक तरंग का निर्माण करती है। संपीड़न और विलयन के बीच की लंबाई को ही तरंग दैर्घ्य कहते हैं।
यानी कि जब तरंग चलती है ना ऐसे, तो ये यहाँ पर संपीड़न, एक संपीड़न और एक विरलन के बीच की लंबाई है ना। तो मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो आपकी लंबाई होती है ये तरंग दैर्घ्य कहलाती है। यदि P, F और ए क्रम से दाब, बल और क्षेत्रफल को प्रतिनिधित्व करते हैं, तो यहाँ पर कौन सा समीकरण सही होगा? देखो P दाब बराबर होता है, दाब बराबर जो होता है वो होता है F/A। यानी कि दाब अगर आपको निकालना है प्रेशर, तो उसमें आपको बल के अंदर भाग देना पड़ेगा क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सूत्र है ये दाब का P बराबर F/A। दाब को बल के लंबवत, दाब को बल के लंबवत क्षेत्र द्वारा विभाजित बल के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर बल लगाया जाता है। और दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है। ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है। एक पास्कल में 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। बल में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, इसलिए ये सदिश राशि है। और जिसमें केवल परिमाण होता है वो अदिश राशि कहलाती है। एक विक्रेता द्वारा पेशी बल लगाया जा रहा है, वह पुश काट को धक्का दे रहा है। अपन जब कोई भी काम करते हैं ना तो उसको पेशीय बल कहा जाता है। एक दरवाजे को खोलना संपर्क बल है। दो चीज़ें आपस में जब संपर्क में आती है ना तो वहाँ पर संपर्क बल होता है। चुंबकीय बल होता है ना, चुंबकीय बल, ये गैर संपर्क असंपर्क बल का उदाहरण है ना। इंपॉर्टेंट है भाई, आप याद रखना इनको। निम्नलिखित में से कौन सा चिकन पॉक्स विषाणु का वायरस कौन सा है जिससे चिकन पॉक्स फैलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेरिसोला वायरस। वेरिसोला वायरस से चिकन पॉक्स बीमारी होती है। चिकन पॉक्स एक संक्रामक रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है ये। और वेरिसोला जोस्टर नामक विषाणु के कारण होता है। इसका लक्षण खुजली होना, लाल फफोले होना पूरे शरीर में दिखाई देते हैं। हैजा के बारे में देख लीजिए। जीवाणु रोग, हैजा एक जीवाणु जनित रोग है जिसे जीवाणु विब्रियो कोलेरी द्वारा फैलता है। टाइफाइड का जो आपका यहाँ पर जीवाणु होता है ना वो बैसिलस टाइफोसिस होता है। और एम्बाइसिस एक बीमारी है, ये परजीवी एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एंटामीबा हिस्टोलिटिका ये एक आपका जो है जीवाणु है यहाँ पर, इससे एम्बाइसिस होता है। ये जीवाणु नहीं है, ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका कर्मी है, ये कर्मी जनित रोग होता है एम्बाइसिस। एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? तो यहाँ पर एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है वो होता है 10 की घात 4 माइक्रोन। ठीक है, 10 की घात 4 माइक्रोन एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। यह पर्सन को, ये क्या कह रहा है आपको, पर्सन को ढंग से पढ़ें। तो यहाँ पर माइक्रोन में तो पूछा है, आप मीटर में नहीं पूछा है, तो ये माइक्रोन में पूछ रहा है। तो आंसर हो जाएगा 10 की पावर -4 माइक्रोन। यदि मीटर में पूछा जाता तो एक एंगस्ट्रॉम में 10 की घात -10 मीटर होता। ये भी ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। लेकिन माइक्रोन में पूछा गया, इसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या दे रखी है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके और इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से ये देखो यहाँ पर ये दोनों चीज़ आप याद रखें, है ना। ये कन्फ्यूज होता है इनमें कि एक एंगस्ट्रॉम में मीटर में पूछे तो 10 की घात 10 मीटर और माइक्रोन में पूछे तो 10 की घात 4 मीटर, ये ध्यान रखें। एक यहाँ पे ये देखो दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक एंगस्ट्रॉम 0.1 नैनोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके और इन चीज़ों को भी ढंग से पढ़ लेना। और एग्ज़ाम से पहले मैं आपके लिए 2-3 वीडियो साइंस के और लेके आऊँगा। आप यकीन मानिए बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे इस वीडियो से। तो नेक्स्ट वीडियो आए तब तक मस्त रहें। और अभी आपके लिए मैं एक वीडियो और डालने वाला हूँ। वर्तमान में भारत में जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी मंत्री नए बने हैं, जिनको भी नया नया प्रभार जिनको दिया गया है, वो मतलब भारत में वर्तमान में कौन क्या है उसका वीडियो भी जल्द आने वाला है। उसको भी आप देखें, लाइक करें, शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। थैंक यू।